पहले एक अखबार में पढ़ा था कि जब दिनकर राज्यसभा के सदस्य होने के बाद अपने गांव गए तो उनका एक अभिनंदन समारोह हुआ और मानो पैरोडी करते हुए एक कविता पंक्ति में किसी ने दिनकर से सवाल कर दिया था। पंक्ति इस तरह है, कहाँ सिमरिया घाट, कहाँ दिल्ली का दूर नगर है, मानचित्र में कहाँ तुम्हारा नगर है। साथियों, ये पंक्ति राष्ट्र कवि के बहाने दिल्ली की सत्ता से वो सवाल करते ही, मगर एक पूरी की पूरी टिप्पणी दिनकर की कविता पर है, क्योंकि दिनकर की कविताएं मुख्य तौर से जो केंद्रीय चिंता व्यक्त करती है वो भारत के गांवों की स्थिति है। आप याद कर सकते हैं वो पंक्ति जिसमें दिनकर देश के किसानों की दुर्दशा का बयान करते हैं। जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई नाम नहीं है। और जहाँ जहाँ भी दिनकर जनता के सवालों को उठाते हुए प्रतीत होते हैं, वो देश की ग्रामीण जनता जिसे संविधान ने नागरिकता दी है और जिसे संविधान के अनुसार कुछ अधिकार दिए हुए हैं, उनके लिए उनकी स्थितियों में सुधार के लिए, उनकी स्थितियों में संविधान सम्मत और राष्ट्रीय आंदोलन के आश्वासनों के अनुरूप बदलाव के लिए दिनकर सवाल उठाते हैं। और जब भी जनता से जुड़े इन्हीं मुद्दों पर कोई जन जुटान होता है तो लोगों को संबोधित करने के लिए जो कविता पंक्तियां किसी वक्ता के दिमाग में सबसे ज्यादा आती हैं उनके रचयिता दिनकर ही हुआ। जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था जो शायद राष्ट्र के स्तर पर आज़ादी के आंदोलन के बाद था, सबसे बड़ा जन आंदोलन था। और उस आंदोलन में जो पंक्तियां पढ़ी जाती थी उनमें दिनकर की कविता पंक्तियां ही सबसे प्रमुख हुआ करती। ये इस बात का प्रमाण है कि दिनकर आज़ादी के बाद जो जनता की समस्याएं हैं उनको साहित्य में स्थान देने वाले सबसे प्रमुख साहित्यकार हुए।
सत्ता परक की जो आकांक्षा जाहिर थी, उसमें दिनकर की ये पंक्ति सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन लाती है, दो राह समय के रफ्तार है, घटना सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता है। ये पंक्ति 1977 के चुनाव का जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के जैसा काम कर रहा था। और जब जनता सत्ता से सवाल करती होती है, वो जनता जो विकास की दौर में पीछे छूट गई है और जो आज़ादी के बाद अपनाई गई विकास नीतियों, जिनमें देश की ग्रामीण आबादी को जानबूझ के पीछे रखने की नीति अपनाई गई, वो सारे सवाल दिनकर की पंक्तियों में बड़ी स्पष्टता से व्यक्त होती है। जैसे बेशर्मी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, क्या तुम भी कभी भूख के पतलाए? ऐसी पंक्तियां बहुत सारी तो याद नहीं आ पाती हैं, लेकिन ये सारी पंक्तियां दिनकर का जनता के सवालों से सीधा जुड़ाव प्रकट करती हैं। और राष्ट्र कवि के रूप में जो आज़ादी के पहले थे, वो राष्ट्र के उन्नयन के लिए चिंतित कवि के रूप में अपने जीवन भर रहे। दिनकर में एक आम सोचने विचारने वाले आदमी के द्वंद्व भी हैं। अब जैसे मैं अपने कॉलेज जीवन की बात याद करता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं को स्थिर करने के फेर में मैं मार्क्स और गांधी के द्वंद्व में फंसा हुआ था। दिनकर बड़ी स्पष्टता से इसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हैं मार्क्स मुझे प्रिय, मगर गांधी से प्रेम अधिक है। तो जो वैचारिक दुविधा है, इसको व्यक्त करने में आमतौर पर बड़े लोग हिचकिचाते हैं, मगर दिनकर में ये हिचकिचाहट नहीं है और दुविधा को पूरी स्पष्टता से स्वीकार करते हैं। और ये दुविधा उनकी कविताओं की प्रगति में भी स्पष्ट होती है। जो इस तरह की पंक्ति का रचयिता हो, खम्भों को खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, वही आदमी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हारे को परिणाम का रचयिता। तो और जो उनका जीवन है, ये भी इस बात की गवाही देता है कि दिनकर जो अपनी एक पंक्ति में कहते हैं कि कौन केवल आत्मबल से जीत सकता देह का संग्राम है,
शायद जीवन के जो कठिन संघर्ष हैं उनको आत्मबल से जीतने की जो दिनकर की कठिनाई है, और जिस कठिनाई के कारण वो आज़ादी के आंदोलन को साहित्य में इतना सशक्त स्वर देते हैं, इसके बावजूद आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं करते, जबकि जिनको वो साहित्य में अपने को स्थापित करने का श्रेय देते हैं, वो बेनीपुरी उन्हें उलाहना भी देते हैं कि तुम सीधे सीधे आंदोलन में शामिल क्यों नहीं होते। दिनकर का कहना था कि जीविका की कठिनाइयाँ हैं, और बेनीपुरी ने उन्हें जवाब भी दिया, जिस तरह हम रहते हैं उस तरह तुम भी रहोगे, क्या समझे। मगर वाकई दिनकर उस साहस को नहीं जुटा पाते हैं। हालांकि ये उनके चरित्र का मूल्यांकन और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति की समीक्षा एक अलग विषय है, और उसका भी साहित्य पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन ये तो मानना ही होगा कि इतना तो दिनकर करते हैं कि सारे खतरे उठाते हैं अभिव्यक्ति के, और अभिव्यक्ति बेलौस करते हैं। दिनकर की मृत्यु होती है बालाजी तिरुपति में, और वहाँ वो भगवान से वरदान मांगते हैं, उनसे 24 अप्रैल जीवन के अंतिम वर्षों में दिनकर की परेशानियां हैं कि उनके बड़े पुत्र राम सेवक सिंह की बड़ी असामयिक मृत्यु होती है, और एक बड़ा परिवार फिर दिनकर के कंधों पर आ जाता है। छोटे पुत्र केदारनाथ सिंह की उम्र इतनी नहीं रहती है कि वो जीविका कमा सकें, और सारे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। तो एक परेशान व्यक्ति के तौर पर दिनकर अपना जीवन जी रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वो जिस मन स्थिति को व्यक्त करते हैं, तो वो उनके गद्य साहित्य का अंग है, और उसमें वो दिनकर की जो डायरी है उसमें अपनी कठिनाइयाँ बड़े स्पष्टता के साथ वो व्यक्त करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसी ही मन स्थिति में वो हारे को हरनाम जैसी रचनाएं करते हैं। तो मेरे कहने का आशय ये था कि जो आम आदमी की परेशानियां हैं वो दिनकर की भोगी हुई परेशानियां हैं, और वो उनके साहित्य में व्यक्त होता है। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है उनकी, वो कहते हैं, चांदनी बनाई धूप रची भूतल पर बेमिसाल रचा, कहते हैं ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई पाताल रचा, दिल जले देहियों को केवल मिलाकर कर संतोष में हो, वो रचने वाले बता हारे आखिर के जंजाल। दिनकर ने कोई इस जंजाल से बचने का उपाय बताया या नहीं, बल्कि नहीं ही बताया, लेकिन इस पूरे जंजाल का जो चित्रण दिनकर के साहित्य में है अन्यत्र दुर्लभ है, और इसी कारण दिनकर एक महान कवि, एक महान साहित्यकार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि